तो बच्चों चलो आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के फिर से लेके आए हैं और इसमें मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो जुड़ा हुआ है सभी एग्ज़ाम से और वो है जनगणना 2027। आज मैं इस पर थोड़ा डिस्कशन करूंगा, इसके की पॉइंट्स तो मैं बताऊंगा कि इस जनगणना 2027 के की पॉइंट्स क्या हैं और साथ ही जनगणना से जुड़े हुए और भी कुछ जो जानकारी महत्वपूर्ण है उसको हम समझेंगे, जिससे एक तरह से हमारा इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट हो जाएं। पहले जैसा कि देख रहे हो कि इस बार जो है 2027 को जो सेंसस आएगा उसकी शुरुआत हो चुकी है काउंटिंग करने की। तो पहले हम जान लें एक बेसिक बातें कि जनगणना के बारे में, कि जनगणना जो है क्या होती है। किसी क्षेत्र में या देश में रहने वाले जो लोग हैं उनकी काउंटिंग करना, उनकी गणना करना। ऐसा हम क्यों करते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। तो जैसे हम चाहते हैं कि अगर उस समुदाय या लोग जो वहाँ रह रहे हैं उनका हमें कल्याण करना है, उनको सही संसाधन पहुँचे उन तक और सही प्रशासन का लाभ मिल पाए उन्हें, तो इसके लिए हमें पता होना ज़रूरी है कि किस क्षेत्र में कौन रह रहा है और किस वर्ग के लोग ज़्यादा हैं और उनकी स्थिति क्या है। इसको जानने का एक बेहतर माध्यम जनगणना एक होती है और सरकार अपनी योजनाओं का सही लोगों तक लाभ पहुँचाने में इस आंकड़ों का इस्तेमाल करेगी। तो 2027 जो जनगणना होने जा रही है इसकी एक खास बात पहले ये जान लें कि 27 में ही क्यों, जबकि इससे पहले इस जनगणना को 2021 में होना था, क्योंकि हमारे यहाँ जनगणना जो कराई जाती है वो 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। 2011 इससे पहले जनगणना हुई थी तो उसके बाद 2021 में होनी चाहिए थी। तो इसकी वजह एक तो आपने सब देखा ही होगा कि एक बड़ी महामारी देश में और दुनिया में फैली थी और उसका नाम कोविड-19 के नाम से बुलाया जाता है। उसके चलते ये डिले हुआ और साथ ही फिर सरकार की कुछ ऐसी समस्याएं रहीं जिसकी वजह से ये जनगणना का जो टाइम पीरियड है वो 10 साल से बढ़ कर के आगे हम देख रहे हैं 21 की बजाय 27, लगभग 16 साल आगे बढ़ जाता है। तो अब सबसे पहले हम जान लें कि जनगणना का जो प्रावधान है वो लीगली क्या प्रावधान है और कौन कराता है, संवैधानिक रूप से कहाँ पर इसका जिक्र किया गया है, कानूनी रूप से इसका क्या प्रावधान है और कौन सा मंत्रालय इसको कंडक्ट कराता है, मंत्रालय के बाद विभाग कौन सा कराता है। इसकी जानकारी देने के लिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। तो जनगणना 2027, तो पहले तो हम जान लें कि संवैधानिक प्रावधान इसका क्या है। तो हम जानते हैं कि 7वीं अनुसूची, हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं, उनमें 7वीं अनुसूची जो हमें ये बताती है कि किन विषयों पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, मीन संसद या राज्य विधानमंडल। तो उस सूची में 7वीं जो सूची है, 7th शेड्यूल अनुसूची, उसमें संघ सूची एक पार्ट है। तो जनगणना जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। पहली बात, संघ मीन्स यूनियन के पास है। और दूसरा, इससे संबंधित अगर कोई कानून बनता है तो वो संसद ही बना सकती है, क्योंकि संघ सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। तो 7वीं अनुसूची में ये संघ सूची का पार्ट है। अब दूसरी चीज़, कानूनी प्रावधान क्या किए हुए हैं, यानी जनगणना को कराने के लिए अभी तक जो कानूनी प्रावधान है वो क्या है, लीगल। तो संसद ने आज़ादी के बाद 1948 में एक कानून पास करा जिसका नाम था जनगणना अधिनियम, जनगणना एक्ट 1948। ये वो है जिसके तहत हमारी जनगणना आज़ादी के बाद से कराई जा रही है। दूसरा, एक पॉपुलेशन जनगणना नियम, सेंसस रूल नाम से जनगणना नियम 1990। इन दो ऐसे लीगल एस्पेक्ट हैं जो संसद के द्वारा, एक्ट के द्वारा बनाया गया था और इनके तहत जनगणना कराई जाती है वर्तमान में जो होती है। अब दूसरी चीज़ आती है
कि जनगणना कराने की जिम्मेदारी भारत सरकार के किस मंत्रालय के पास है। तो अगर मंत्रालय की जब हम बात करते हैं तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी जिसको हम कहते हैं गृह मंत्रालय, जैसा कि वर्तमान जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो उन्हीं की जिम्मेदारी में आता है ये मंत्रालय। तो ये मंत्रालय भारत की जनगणना कराता है और मंत्रालय के अंतर्गत कोई विभाग या कोई कार्यालय जो इसको कंडक्ट कराता है, तो उस कार्यालय का अगर हम नाम देखें तो उसे बोलते हैं रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, यानी रजिस्ट्रार जनरल को हम हिंदी में कह सकते हैं महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय है जो इस जनगणना को कंडक्ट कराता है पूरे देश में। वर्तमान में कौन है जो जनगणना आयुक्त के पद पर इस पर बैठे हुए हैं, तो उनका नाम मृत्युंजय कुमार नारायण, वो इस पद पर हैं और इनको जिम्मेदारी है कि ये जो सेंसस चल रहा है उसको कंडक्ट कराना। तो ये हमने समझा कि जनगणना का लीगल एस्पेक्ट क्या है, संवैधानिक प्रावधान और कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ साथ स्टैच्यूटरी प्रोविज़न, और साथ ही साथ कौन सा मिनिस्ट्री है और कौन सा ऑफिस है जो इसको कराने की जिम्मेदारी निभाता है। अब उसके बाद कुछ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो जनगणना से जुड़े हुए हैं उनको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे कि हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम उनसे क्वेश्चन आते रहते हैं उनमें। तो उनमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट जानना ज़रूरी है कि भारत में सेंसस की शुरुआत कब से होती है, जनगणना कराने की शुरुआत कब से हुई। तो चूँकि आज़ादी से पहले ब्रिटिश काल में ही हम देखते हैं कि एक सेंसस कराया गया पहली बार 1872 में। उस समय शासन जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल चलाते थे भारत का, तो वो लॉर्ड मेयो उस समय का ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, जिसके शासनकाल में भारत में पहला सेंसस कराया गया था। हालांकि इससे पहले हमारे पास कोई ऑथेंटिक इस प्रोसेस आधुनिक तरीके से कराने का कोई डाटा नहीं है, फिर भी हम आईन अकबरी मुग़ल काल में उसमें जिक्र किया गया है उस समय की जनसंख्या के बारे में। तो ऐसे कुछ सोर्सेज हैं, बट एक सेंसस कराने का जो तरीका था, आधुनिक तरीके से सेंसस कराने की शुरुआत, तो वो ब्रिटिश काल से ही हमें देखने को मिलती है 1872। फिर उसके बाद अगला सेंसस जो होता है 1881, जो उस समय के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल या वाइसराय इसको कह सकते हैं, लॉर्ड रिपन, जिसके समय से जनगणना अगली हुई 1881 में। लेकिन अब क्वेश्चन दो तरह से आता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, तो आप फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया बता देंगे कब, 1872 में। लेकिन जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि नियमित रूप से यानी रेगुलर बेसिस पर 10-10 साल पर, क्योंकि आगे जो जनगणना होती हैं वो प्रति 10 वर्ष पर, 81 के बाद 1891, फिर सदी का पहला 20वीं सदी का पहला सेंसस 1901, फिर आगे देखेंगे तो 10-10 साल पर 1911, फिर 1921, और फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते पहुँचे तो आज़ादी का पहला सेंसस होता है 1951। और फिर इसके बाद हम आगे चले आएँ तो इसके बाद आता है जो इस बार से पहले वाला सेंसस 2011, और अभी जो होने जा रहा है वो 2027। इसमें ये क्रम टूटा है, जिसकी वजह जो है कोविड की जो महामारी फैली देश के अंदर, वो एक वजह रही थी, और कुछ सरकार की कुछ अपनी समस्याएं ऐसी रहीं जो जनगणना कराने के लिए वो उतने समय नहीं दे पाए। तो इस वजह से ये कुछ वजह से डिले हुआ, क्योंकि संसद में भी सीटों को जनगणना जनसंख्या के आधार पर ही रीअरेंज किया जाता है, एलोकेट किया जाता है। और अभी तक जो परसीमन यानी सीटों का संख्या जो बढ़ी थी, लेटेस्ट अगर जनसंख्या देखें तो 1971 को ये आधार बनाते हुए आ रहे हैं, और 1971 के बाद फिर हमारी जो जनसंख्या बढ़ी है उसके आधार पर जिस सीटों को नहीं बढ़ाया गया है। तो इस वजह से उसकी वजह रही हैं कुछ राज्यों का, दक्षिण के राज्यों का विरोध, और भारत में जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित जो नीतियाँ उनको सही तरह से क्रियान्वयन के लिए ज़रूरी था कि जनसंख्या को, अभी जनसंख्या के आधार पर सीटों की वृद्धि को रोका जाए। तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो 2026 का वो वर्ष जब जिसमें हमने एक अमेंडमेंट करके 86वां अमेंडमेंट जो किया था 2001 में, उससे ये तय कर दिया था कि 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेंगी।
तो उसी को देखते हुए ये ज़रूरी हो जाता है कि आगे अब सीटों को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी है तब से 71 के बाद से, और उनको सीटों को, हमारे जो जितने भी विधानसभा या जो लोकसभा के क्षेत्र होते हैं उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, सीटें फिर से इंक्रीज़ करनी होंगी। तो इसी वजह से ये जो है और ज़्यादा डिले हुआ, परिसीमन का भी इसमें एक मुद्दा जुड़ा हुआ है। अब ये जो मैंने ईयर कुछ लिखे हैं, इनसे जुड़ी कुछ खास बातें जान लें कि पहली बार रेगुलर सेंसस की शुरुआत मानते हैं तो वही 1881 से रेगुलर होने की शुरुआत। रेगुलर मीन्स 10-10 साल पर सिंक्रोनस सेंसस करना। फिर उसके बाद अगर एक पीरियड जनगणना का ऐसा भी रहा है, जनगणना का, जिसमें भारत की जनसंख्या यानी जनगणना बढ़ने की बजाय कम हुई है, वो 1921 उसकी बजाय 11 से 21 के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं, महामारी, प्लेग जैसी महामारी फैली थी, तो भारत में बर्थ रेट की तुलना में डेथ रेट ज़्यादा हो गई, यानी मरने वालों की संख्या ज़्यादा, जिससे वृद्धि दर जो है नेगेटिव हुई। तो इसलिए इसको जनगणना के वर्षों में इसको ग्रेट डिवाइड ईयर, महाविभाजक वर्ष भी कहते हैं। तो 1921 वाले जनगणना वर्ष को किस नाम से बुलाते हैं? ग्रेट डिवाइड ईयर, महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। अब आज़ादी के बाद जो पहला सेंसस आया वो आया 1951 में। उस समय अगर हमें पता होना चाहिए कि आज़ादी के बाद जब सेंसस आया था तो उस समय भारत की कितनी जनगणना थी, मतलब कितनी जनसंख्या थी, तो 36 करोड़, लगभग 36 CR भारत की पॉपुलेशन थी। तो आज जो स्थिति है और आज़ादी के समय की स्थिति है, काफ़ी बदल चुका है, जनगणना के आंकड़ों में काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। तो इसको एक रिमेंबर में रखना है कि 36 करोड़ आज़ादी के बाद जनगणना हुई 51 में, उस समय थी। और अगर हम सदी की पहली 20वीं सदी का अगर हम पहला 1901 का भी देखें तो उसमें भी लगभग हम कह सकते हैं 23 करोड़ के लगभग आसपास ये जनसंख्या थी। तो उस समय ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी वजह थी जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर भी अधिक थी, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा नहीं थी, तो लोग जो है पैदा भी ज़्यादा होते थे लेकिन मरते भी ज़्यादा थे। लेकिन आज़ादी के बाद चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं, लोगों के जीवन स्तरों में सुधार हुआ है, तो इससे हमने मृत्यु दर को तो जिस तेज़ी से गिराया है, कंट्रोल किया है, उस तेज़ी से जन्म दर नहीं गिरी है। इस वजह से भारत की जनसंख्या की जो ग्रोथ है वो बढ़ती रही है। अब ये तो रहा थोड़ा सा एक पुराना डाटा जनगणना से जुड़ा हुआ। अगर लेटेस्ट जो जनगणना हुई थी 2011, उसको अगर हम देखें तो उस समय भारत की जनसंख्या का जो आंकड़ा आया था वो लगभग 121 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या बताई गई थी 2011 में। अब जो 2027 में जनगणना होने जा रही है उसकी संख्या लगभग एस्टीमेट करके 140 करोड़ के आसपास बताया जाता है। वो तो अब आगे आपके सामने जब 27 में इसका डाटा आएगा तो उस समय क्लियर हो जाएगा। तो भारत की जनसंख्या दुनिया के सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या के आंकड़े हैं, यानी वर्ल्ड में अगर देखा जाए देशों के मामले में, तो 2023 से माना जाता है कि भारत विश्व में पहला स्थान हो चुका है, चाइना को भी क्रॉस कर चुका है। मीन्स चीन के पहले हुआ करता था, अब उसके स्थान पर भारत का पहला स्थान हो गया है। तो ये हमें इसको ध्यान रखना है। अब हम ले लेते हैं कि 2027 की जो सेंसस है उसमें क्या खास बातें हैं, उनको जानना ज़रूरी है। एक और ख़ास बात ज़रूरी है कि जब भी जनगणना कराई जाती है तो उसका कोई ना कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, जो एक तरह से जागरूकता बढ़ाने के लिए एक ऐसे पर्सनैलिटी को चुनते हैं जो लोगों में जनगणना के प्रति एक इंटरेस्ट पैदा करे, और साथ ही वो पर्सनैलिटी अपने आप में एक महत्व रखती है। तो 2027 की जनगणना में जिस पर्सनैलिटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उनका नाम है सुदर्शन पटनायक। अब ये कौन है, तो इनके बारे में आपका जानना थोड़ा ज़रूरी है कि आपने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे होंगे अलग अलग क्षेत्र के जो नाम कमाए हुए हैं। उन्हीं में एक क्षेत्र है सैंड, बालू से कलाकृति बनाना। तो इनको हम कह सकते हैं वर्ल्ड फेमस सैंड आर्टिस्ट, यानी ये बालू से आकृति बनाने में विश्व के एक महत्वपूर्ण आर्टिस्ट हैं जिनका नाम सुदर्शन पटनायक।
ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और ये तट पर, जो समुद्री तट पर जब बालू होती है उसको लेकर के बहुत सारी ये आकृतियाँ बनाते हैं। तो इस बार भारत सरकार ने इन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये हमें इस बार 2027 की जनगणना में ध्यान रखना है। अब इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, 2027 की जनगणना के जो खास पॉइंट क्या हैं तो उनको जान लें। तो सबसे मेजर फीचर, जैसे मैं कुछ पॉइंट्स आपको हेड में बताऊंगा, उसके बारे में डिटेल में मैं समझाता जाऊंगा कि जैसे सबसे मेन फीचर, पहली बार ऐसी सेंसस है ये जिसकी डिजिटल बेस्ड, यानी इसको कराने का जो तरीका है वो डिजिटल आधार है, पेपरलेस, बिना कागजी, डिजिटल आधार पर की जाने वाली जनगणना। यानी ये देश में पहली बार हो रहा है कि जिसमें पूरा सेंसस पेपरलेस होगा, कागज़ की ज़रूरत नहीं होगी। मीन्स इसमें हम मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप, जो डिजिटल डिवाइस यूज करते हैं उनके माध्यम से जनगणना के जो आंकड़े हैं उनको फिलअप करेंगे और उनको डिजिटलाइज फॉर्म में वो अवेलेबल कराए जाएंगे सभी तक। तो ये आसानी से लोगों तक पहुंचने में, जनगणना के आंकड़ों को पहुंचाने में और कलेक्ट करने में बहुत आसानी रहेगी। तो ये पहली बार इसमें शुरुआत हुई है कि पहली जनगणना जो पूरी तरह से कैसी है, फुली डिजिटल सेंसस बनाया गया है। दूसरी एक खास बात देख रहे हैं, सेल्फ इनुमरेशन। इसका मतलब ये है कि पहली बार ये प्रावधान किया है कि अगर कोई व्यक्ति जनगणना के आंकड़े सेल्फ में भरना चाहे तो वो डिजिटल अवेलेबल है, डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है। मोबाइल पर नेट के माध्यम से आप डिजिटल साइट पर जब जाएंगे, इसकी सेंसस वाली जो साइट है, तो उस साइट पर आसानी से आपको अपने नाम और अपने बारे में इन्फॉर्मेशन जो उसमें पूछी गई है वो फिल यानी भर सकते हैं। यानी व्यक्ति स्वयं भी इन आंकड़ों को दे सकता है, तो स्वयं भी ये आंकड़े प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। तो ये इस सेंसस की दूसरी खास बात है। तीसरी खास बात अगर हम देखें तो कास्ट इनुमरेशन, यानी अगर हम देखें कि भारत की जनगणना जो होती है उनमें जाति संबंधित आंकड़े शामिल नहीं होते। अब आप देखेंगे कि तो फिर हमें कैसे पता चलता है कि एससी भारत में किस परसेंटेज में कितने हैं, एसटी परसेंटेज में कितने हैं, तो हम पता लगाते हैं। तो ये कहते हैं कि 16% के लगभग भारत की जनगणना में एससी हैं, 8% के लगभग एसटी हैं। तो ये कैसे हमें पता चलता है, और एससी या एसटी ओबीसी में कम्युनिटी में कौन कौन किसका कितना परसेंटेज है। तो इसको अगर देखें तो आज़ादी से पहले 1931 का वो वर्ष था, मतलब जाति संबंधी आंकड़े जारी किए गए थे। अब वो जाति संबंधी आंकड़े 31 के बाद फिर उसके बाद किसी भी सेंसस में नहीं जारी किए गए, न ही कलेक्ट किए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 के बाद ये पहला सेंसस होगा जिसमें जाति संबंधी आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा, और जिससे सरकार को ये पता रखने में आसानी होगी कि किस समुदाय के, किस वर्ग के लोग कितनी संख्या में हैं और उनका किस तरह से सरकार में, शासन में प्रतिनिधित्व है। तो उसको एक आसान रहेगा आइडेंटिफाई करना, और साथ ही स्कीमों का लाभ पहुंचाने में, सरकार की जो स्कीमें होती हैं उनको लोगों तक पहुंचाने में एक आसानी रहेगी। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता, इसमें कास्ट वाला इनुमरेशन किया गया है। अब चौथी मेन फीचर अगर देखें तो 2027 का जो सेंसस है वो 2 फेज़ में हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार 2 फेज़ में हो रहा है, इससे पहला वाला जो सेंसस भी हुआ था 2011 का, वो भी 2 फेज़ में हुआ था। तो उसी चीज़ को फिर से इसमें शामिल किया गया है कि इसको भी 2 फेज़ में कराया जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत उसमें कुछ सेगमेंट जो है अलग से ऐड किए गए होंगे सेंसस के अंदर। तो पहला फेज़ जो इसका फर्स्ट फेज़ है, ये जिसकी स्टार्टिंग जो है हो चुकी है अप्रैल 2026 से, ये अप्रैल 2026 से इसको स्टार्ट किया गया है और इसको पूरा करना है सितंबर 2026 तक। ये पहला फेज़ रखा गया, जिसका नाम अगर हम देखें तो इसका नाम है हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस। यानी ये वो फेज़ है जिसमें लोगों के घर और घर से संबंधित जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, घर में क्या क्या है, उसकी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी इसका डाटा कलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें क्या क्या रहेगा, जैसे लगभग वैसे क्वेश्चनों की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है इसमें 33 हैं,
33 क्वेश्चन के करीब इसमें पूछे जाएंगे। लेकिन आपके पास अभी भी कुछ जनगणना से जुड़े हुए कर्मचारी आ रहे होंगे तो 2-4 क्वेश्चन ही पूछते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जिनको वो कर्मचारी खुद आपके मकान को जब देखेंगे तो वहाँ आसपास की सराउंडिंग फैसिलिटी को देख करके वो खुद ही फिलअप कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में है कि नहीं, तो इसको पूछने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें खुद ही ये देख करके पता चल जाएगा। इसी तरह से और भी चीज़ें आती हैं कि जैसे वहाँ की जो अम्यूनिटीज़ में ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, ड्रेनेज सिस्टम की क्या स्थिति है, हाउस 1 स्टोरी का है 2 स्टोरी का है, इसके अलावा कौन उसका मालिक है, ओनरशिप स्टेटस क्या है, पानी की व्यवस्था, पेयजल ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं, या टॉयलेट फैसिलिटी, एसेट्स क्या है हाउस के अंदर, आपके पास क्या है घर में एसेट्स के रूप में। जैसे लैपटॉप पूछेंगे आपसे, लैपटॉप है, टीवी है, या गाड़ी है, कार है, हाउस। तो ये सारी बातें फेज़ 1 की हैं। उसके बाद फेज़ 2 जो कि फरवरी 2027 में शुरू होगा, उसमें व्यक्तियों की गणना की जाएगी और साथ ही उसमें कास्ट के बारे में भी होगा कि कौन किस जाति का है, इससे संबंधित जानकारी भी ली जाएगी। और इसके अलावा उसमें कौन कहाँ से कितना माइग्रेशन किया हुआ है, इनकी भी पूरी जानकारी रहेगी। तो अगर हम सेकंड फेज़ को देखें, फेज़ 2 जिसमें आपके पास क्या ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय क्या करते हैं आप, एजुकेशन का लेवल, लैंग्वेज, भाषा क्या है, माइग्रेशन कहाँ से कहाँ आप प्रवास किए हैं, डिसेबिलिटी, कास्ट, ये हमारा सेकंड फेज़ है। इसमें एज, पुरुष महिला, शादी है कि विवाह हुआ है या नहीं हुआ है, और उसका रिलीजन, धर्म कौन सा है, ये हमारा सेकंड फेज़ होगा। तो इस तरह से ये फरवरी 2027 में ये स्टार्ट होगा। तो 2 फेज़ का सेंसस है, हालांकि ये पहले भी सेंसस हुआ था, वो भी 2 फेज़ का ही था। अब उसके बाद आता है कि ये पूरा जो काउंटिंग चल रही है, पूरे देश में एक जनगणना कराई जा रही है, एक लंबा टाइम पीरियड का समय लगता है, मतलब एक लंबा समय लगता है, एक खर्चा भी आता है इस पूरे प्रोसेस को कराने के लिए। देखा होगा बहुत सारे टीचर्स जो हैं इसमें लगा रखे हैं, बहुत सारे कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व करे हैं, तो उनका भी मेहनताना बनता है। तो सरकार ने इस सेंसस को कराने के लिए बजट में, जो इस बार बजट था, उसमें कितने फंड का प्रावधान किया गया है, तो वो बजट देख सकते हैं 11,718 करोड़। ये लगभग इतना बजट पास किया गया था इस बार के सेंसस को कराने के लिए। तो ये बजट से संबंधित बातें हो गई। अब 2027 का जो सेंसस हो रहा है ये चल ही रहा है, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर जैसे क्वेश्चनों में हम पूछें कि कौन कौन से क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं इस तरह के सेंसस पर, तो जैसे कि मैंने आपको जो अभी तक समझाया है उसमें क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन सा एक्ट है जो भारत की जनगणना को रेगुलेट करता है, ये कौन सा एक्ट है जो गवर्न करता है, तो वो सेंसस एक्ट 1948, विच मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। इसके अलावा पहली बार नियमित रूप से जनगणना कब से शुरुआत मानी जाती है, तो 1981। तो ये क्वेश्चन का फॉर्म इस तरह का मान लो ऑब्जेक्टिव में रहेगा, लेकिन आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि एक ये भी ज़रूरी है जानना कि अगर हम काउंटिंग करें कि पहला सेंसस 1872 कराया गया था, रेगुलर सेंसस 81 से है, लेकिन पहला सेंसस कब हुआ, 1872। आज़ादी के बाद जो पहला सेंसस हुआ 51, फिर उसके बाद सेंसस हुआ ये 2027 का जो हो रहा है अभी लेटेस्ट वाला। यानी मीन्स अगर मैं उन सेंससों का नंबर बताऊं तो ये सेंसस अगर शुरू से अगर काउंट करेंगे इसको फर्स्ट लेकर के, तो ये कौन से नंबर का सेंसस है, तो 16वां, 16th। लेकिन अगर हम इसको आधार बनाएं 1951 को कि आज़ादी वाला सेंसस है, हम इसको पहला मान लें, अगर इसको पहला कर लेते हैं तो फिर ये कौन से नंबर का आता है, तो हम कह सकते हैं ये 8वां। तो बहुत आसान है डाटा याद रखना कि टोटल के आधार बनाएं तो कौन से नंबर पर सेंसस है, 16वां। लेकिन आज़ादी के बाद कौन से नंबर का आधा कर दो, 8वां सेंसस है। तो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इज सेंसस कंडक्टेड, तो वो आपको बता ही चुके हैं, प्रत्येक 10 वर्ष पे होता है। लास्ट सेंसस कब हुआ इससे पहले, तो 2011 में, जिसमें आपको मैंने बताया था कि 102 करोड़ के आसपास 121 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी। फर्स्ट नेशनल वाइड कास्ट सेंसस इससे पहले कब हुआ, 31 में। उसके बाद कब हो रहा है, 2027 में। सेंसस इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट, तो आपको यूनियन लिस्ट, संघ सूची में आता है। अब ये एंट्री कौन सी संघ सूची में, 7वीं, उसमें
69 ये एंट्री नंबर था, जिसको मैंने आपको उस समय बोला था कि इसको फैक्ट्स को हम देख लेंगे। इसके बाद ये जो कास्ट सेंसस हुआ था, अगर उस पर एक नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कम्युनिटी के बेसिस पर कि उस समय ब्राह्मण की कैटेगरी में कम्युनिटी की पॉपुलेशन कितनी थी। जाटव सेकंड नंबर पे थे, यानी ये कास्ट सेंसस जो है ब्राह्मण पहले स्थान पर, जाटव दूसरे नंबर पर, राजपूत तीसरे नंबर पर, कुणबी, अहीर, तेली, ग्वाला, इस तरह के सेंसस अब जो इस बार जो आ रहा है उसमें भी इसी तरह से जातिगत आधार पर ये सेंसस आपके सामने लाया जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा जनगणना का ये जो छोटा सा एक मैंने टॉपिक आपको समझाया है जनगणना का, इससे संबंधित 2027 का, लेकिन और भी धीरे धीरे मैं और भी टॉपिक्स लेके आता रहूँगा।